लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफ़र आरएनए के मॉडल को समझा था। आज हम रेप्लिकेशन की बात करेंगे। उससे पहले कुछ बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी समझ में नहीं आ रही और साथ में उन्हें चाहिए कि बायोसिंथेसिस हम उन्हें पढ़ाएं। तो आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए। आपके सिलेबस में जो डीएनए और आरएनए है उनका स्ट्रक्चर पूछा है, वो आपसे चाहते हैं आप इसके बारे में जानकारी रखें। फिर भी आपको अगर हमें अवसर मिला तो हम ज़रूर आपको बायोसिंथेसिस भी बीच में बता देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो फ्लेक्सिबिलिटी जो डीएनए की होती है वो डीएनए डीऑक्सीराइबोज जो कहता है वो वर्ड, डीऑक्सीराइबोज का मतलब जो शुगर है उस शुगर में 2 प्राइम पोजीशन जो है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है डीऑक्सीराइबोज में, और इसकी एब्सेंस जो होती है वो डीएनए को फ्रीली अडॉप्ट करती है ऑल्टरनेट कॉन्फर्मेशन के लिए। यानी the deoxyribose ring can more freely adopt alternate conformations than the ribose ring। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी का ये रीज़न भी है कि डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें जो शुगर है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है उसमें मौजूद, उसकी वजह से जो डीएनए है वो फ्लेक्सिबल होता है, जबकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो रिजिड होता है। अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की। जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है केंद्रक के अंदर, प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटिन की फॉर्म में और यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। अब सवाल उठता है कि रेप्लिकेशन, इस वर्ड में रेप्लिका है और फॉर्मेशन है। तो रेप्लिका का बनना जो है, रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिकृति, जो ओरिजिनल चीज़ है उसी की वैसी कॉपी बना देना, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये रेप्लिका बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब कोई भी कोशिका डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के साथ साथ उसे आवश्यकता होती है कि डॉटर सेल्स में कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएंगे गुणसूत्र या डीएनए मटेरियल। उस वक्त आवश्यकता होती है कि जो मौजूद है कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र वो डबल हो जाए, इसलिए रेप्लिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें तो हम कह सकते हैं दैट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स separate and each acts as a template to direct the enzymatic catalyzed synthesis of a new complementary daughter strand। ये जो हम पूरी बात आपको बता रहे हैं, इस बात में आप समझ सकते हैं, हमने एक एक शब्द को अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो समझ आएगा कि रेप्लिकेशन में कब होता है। ये आपको बता दिया, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। क्यों होता है? क्योंकि उसमें डबल मात्रा उसकी करनी होती है, जब ही जाकर एक जो है सेट उसका डॉटर सेल्स में पहुंचेगा। और कैसे? तो किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है? जो 2 पेरेंटल डीएनए, देखिए आप जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड होता है। जो 2 सूत्र हैं डीएनए के वो दोनों सूत्र सेपरेट हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और दोनों सूत्र ही टेम्पलेट की तरह से एक्ट करते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? जिसके ऊपर दूसरा, आधार पर दूसरा सूत्र बनता है, उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। एंजाइमेटिक कैटेलाइज्ड, एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है और उससे ही उत्प्रेरित होती है पूरी प्रक्रिया। तो दोनों जो सूत्र होते हैं गुणसूत्र के, जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों की प्रतिकृति साथ में बन जाती है, इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। अब ये रेप्लिकेशन कितनी प्रकार का हो सकता है? तो जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम होता है, अलग अलग नहीं होगा, पर कितनी प्रकार का हो सकता है वो आपको ये देखिए यहाँ पर। रेप्लिकेशन जो है वो कंजर्वेटिव अर्थात संरक्षी प्रकार, दूसरा डिस्पर्सिव प्रकार, तीसरा सेमी कंजर्वेटिव प्रकार। अब इनसे आप कैसे समझेंगे? जो रेप्लिकेशन है वो कंजर्वेटिव प्रकार का अगर होता तो उसमें जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो स्ट्रैंड्स कैसे होते? पूरा के पूरे दोनों स्ट्रैंड्स कंजर्व्ड होते, अर्थात संरक्षित रह जाते और नए 2 स्ट्रैंड बनते। इसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव। डिस्पर्सिव में ओल्ड स्ट्रैंड जो होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और नए स्ट्रैंड्स बनते हैं। तीसरा जो तरीका है सेमी कंजर्वेटिव, इसमें अर्ध संरक्षी प्रकार। ये प्रकार सबसे ज़्यादा उचित पाया गया। बोथ स्ट्रैंड्स सेपरेट, ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट
एंड फॉर्म 2 न्यू स्ट्रैंड्स। जो अर्धसंरक्षी प्रकार होता है उस प्रकार में क्या होता है कि जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, जैसा आपको हमने डेफिनेशन में बताया कि जो पेरेंट हैं स्ट्रैंड्स वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और उनके पास में एक एक सूत्र उनका नया बन जाता है। इसका मतलब जो नया सूत्र बना, डीएनए के जो नए स्ट्रैंड्स बने उनमें एक है पुराना और एक है नया, अर्थात जो पुराना सूत्र था पेरेंट सूत्र उसका आधा हिस्सा हमने संरक्षित कर लिया, बचाया। इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रकार। अब क्या सेमी, हमने 3 आपको तरीके बताए, हो सकता है आपकी बुक में नहीं दिए हों पर आपकी नॉलेज के लिए हमने आपको बता दिया कि आप सोच सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव ही क्यों कहा, कंजर्वेटिव क्यों नहीं कहा। तो इसको सिद्ध करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए। आपको एक एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है, पर जानकारी के लिए हम आपको और भी एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है मेसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। एम मेसलसन एंड F.W. स्टॉल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया लिया था और उस इकोलाई बैक्टीरिया को हैवी नाइट्रोजन का जो आइसोटोप होता है N15 उस पर उसको अलाउ किया गया उसकी 14-15 जनरेशन तक उसको बढ़ने के लिए। अर्थात इकोलाई को उन्होंने ऐसे मीडियम पर ग्रो किया या बढ़ाया, उसको अलाउ किया उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जिसमें N14 की जगह N15 वाले कंपाउंड्स मौजूद थे और N15 जो है वो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। अब इस आइसोटोप में उन्होंने 14-15 जनरेशन तक जब इकोलाई को ग्रो करवाया, उसको मल्टीप्लाई करवाया, तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि उसमें पूरे के पूरे गुणसूत्र में जितने स्ट्रैंड थे उनमें सब में N15 नाइट्रोजन मौजूद था, क्योंकि बैक्टीरिया जो है एवरी 20 से 30 मिनट के बीच में मल्टीप्लाई कर जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि 14-15 जनरेशन में ही ये N15 उसमें सब में मौजूद है, तो उन्होंने उसका एक सूत्र लिया और उसका एक डीएनए के सूत्र को लेकर के, यानी डबल स्ट्रैंडेड उसको लेकर के उन्होंने उसे एक्सपेरिमेंट में, यानी अब उन्होंने जो N15 वाला मीडियम था उसकी जगह इकोलाई को N14 वाले मीडियम में डाला और उसकी स्टडी देखी किस प्रकार से की। जो 2 होते हैं सूत्र, ये दोनों शुरुआत में N15 वाले थे, इनको सेपरेट किया गया और अब जो इकोलाई है वो किस मीडियम में है, N14 में है। तो उन्होंने पाया कि जो एक सूत्र है 15 वाला वो संरक्षित हो गया और उसके साइड में दूसरा सूत्र बन गया। यहाँ आप देखिए दूसरा सूत्र जो N15 है राइट हैंड वाला वो संरक्षित हो गया और यहाँ पर 14 उसके साथ में जुड़ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें आधा सूत्र ही संरक्षित हुआ है और आधा नया है। इसको हम बोलते हैं अर्ध संरक्षित प्रकार। और ये पता कैसे लगाया इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने? तो उन्होंने जो मेथड अडॉप्ट करा था वो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट था। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सीजियम क्लोराइड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज्ड, जब सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, इट मेक्स कंटिन्यूअस डेंसिटी ग्रेडियंट, ये लगातार कई ग्रेडियंट्स बनाता है। एंड देन इफ एनी सब्सटेंस इज मिक्सड इन इट, अगर इसमें हमने कोई सब्सटेंस, हम मान लेते हैं हमने डीएनए मिलाया उसमें, देन दिस सब्सटेंस विल ऑटोमेटिकली अज्यूम द प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी। सो सीजियम क्लोराइड एक तरह का उसको मीडियम प्रोवाइड करता है कि सीजियम क्लोराइड में आपने अगर डीएनए डाल दिया तो डीएनए डालोगे तो उसके बाद में वो अपनी ग्रेड जो डेंसिटी है, देखिए हैवी आइसोटोप है वो नीचे होगा, जो लाइटर है आइसोटोप वो ऊपर होंगे। तो सीजियम क्लोराइड जो सोल्यूशन होता है उसमें डीएनए के डालने के बाद में जब उसका डेंसिटी ग्रेडियंट देखा जाता है तो आप सेपरेट कर सकते हैं कि कितना डेंसिटी है N15 की और कितनी N14 की। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि किस प्रकार का जो है रेप्लिकेशन वो चल रहा है। यहाँ आपको हमने बता ही दिया, इकोलाई सेल्स ग्रोन फॉर 14 जनरेशन इन द मीडियम हैविंग N15, देन सडनली ट्रांसफर देम टू N14. One generation takes time of around 30 minutes, about 30 minutes, and substrates of DNA synthesis are. अब देखिए आपने जो मीडियम लिया है
उसमें नाइट्रोजन आपने N15 का लिया है, लेकिन आपको कुछ इस प्रकार के जो है आपको उसमें सबस्ट्रेट्स डालने पड़ेंगे जिससे कि डीएनए के नए स्ट्रैंड बन सकें। वो स्ट्रैंड्स कौन से होते हैं या वो सब्सटेंस कौन से होते हैं? वो होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स। ये आपको बताना होगा इसमें, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स 5 ट्राइफॉस्फेट, 5 प्राइम पोजीशन की वजह से बोला है आपको। देखिए यहाँ इसको बोलते हैं हम डाई नाइट्रो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, डाई न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। जैसे DATP, तो ये होगा डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से यहाँ पर DGTP, DCTP, यानी जो भी आपको बेस चाहिए उसके हिसाब से आपको उसका न्यूक्लियोसाइड इस्तेमाल करना होता है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि मेसलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है, जिससे ये साबित किया गया कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, अर्धसंरक्षी प्रकार का होता है। यहाँ जो दूसरा है, ये आपको सिर्फ हम जानकारी के लिए बता रहे हैं कि केर्न्स ने ऑटो रेडियोग्राफी का जो एक्सपेरिमेंट दिखाया था उसमें ट्रिशिएटेड उसने थायमीन यूज़ की थी। जो एक्सपेरिमेंटल उसने मटेरियल यूज़ किया था उसमें जो थायमीन थी वो हाइड्रोजन का उसमें जो हैवी उसमें आइसोटोप होता है, या उसमें ट्रिशियम यूज़ की थी उसने। तो वो जब हैवी हो गया, ट्रिशिएटेड थायमिडीन उसने यूज़ करी और उसको जब क्रोमोसोम को ब्रेक किया गया, ब्रेक करने के बाद में उसको फोटोग्राफिक इमल्शन से कवर कर दिया गया और उसको डार्क में रखा। तो डार्क में रखने से जो उसमें प्रक्रियाएं हुई उससे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर डेवलप करके देखा गया कि जो क्रोमोसोम्स में डीएनए रेप्लिकेट हुआ वो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का हुआ, क्योंकि जिन सूत्र में ट्रिशियम प्रेजेंट थी, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम ट्रिशियम दी गई थी ठीक उसी तरह से जैसे हमने N15 को लिया, यानी शुरू में उन्होंने ट्रिशिएटेड थाइमिडीन दी और उसको फिर शिफ्ट कर दिया नॉर्मल थाइमीन पर। तो जब उन्होंने उसका देखा उसका रेप्लिकेशन, तो उन्होंने पाया कि सिर्फ 2 सूत्र में मौजूद है ट्रिशिएटेड थाइमिडीन या थाइमीन और नॉर्मल थाइमीन प्रेजेंट है बाकी सूत्रों में। तो जिस प्रकार से मेसलसन ने इसको प्रूव कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से केर्न्स ने भी इसको प्रूव करके बता दिया। साथ ही टेलर का भी एक्सपेरिमेंट है विसिया फाबा के ऊपर, उनने उसकी रूट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है। अब ये सेमी कंजर्वेटिव तो होता है, पर ये किस डायरेक्शन में, क्योंकि जब भी हम डीएनए को ड्रॉ करते हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कुछ इस प्रकार से हम उसको लिखते हैं। हमेशा रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, ये आप अच्छे से याद रख लीजिए बच्चों। जो भी रेप्लिकेशन होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पोजीशन की तरफ ही होगा। एंड डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो एंजाइम देखिए पॉलीमरेज अपने आप में क्या है, पॉलीमर बनाने का काम करने वाला एंजाइम। और डीएनए पॉलीमरेज यानी जो डीएनए के सूत्र बनाए। तो अभी शुरू में हमने आपको डेफिनेशन में कहा कि एंजाइमेटिकली होती है ये रिएक्शन। देखिए आप और हम जो बात करते हैं वो एक भाषा में बात करते हैं। डीएनए किस भाषा में बात करेगा? वो प्रोटीन्स की भाषा में, एंजाइम्स की भाषा में आपस में बात करते हैं। तो अगर कहीं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसका मतलब डीएनए का सूत्र बनना है। लेकिन पॉलीमरेजेस भी बहुत प्रकार के होते हैं। शुरू में ये था कि डीएनए पॉलीमरेज काम में आता है रेप्लिकेशन में, जो कि सही था। पर स्टार्टिंग में ये कहा गया था, जो कॉर्नबर्ग थे उनके टाइम, उन्होंने ये बताया कि जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो डीएनए के बनाने में काम में आते हैं और पॉलीमरेज फर्स्ट शायद काम में आता है डीएनए रेप्लिकेशन में। बट लेटर ऑन ये पता लगा कि एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिपेयर के काम में आता है। जब डीएनए कहीं से टूट जाता है या उसको रिपेयर करने का काम होता है तो वहाँ पर पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम काम में आता है। जबकि एक्चुअल रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज की जो थर्ड है, देखिए पॉलीमरेज बाद में हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सीरीज़ में होते हैं। फर्स्ट रिपेयर में काम आता है, सेकंड और थर्ड जो होते हैं वो रेप्लिकेशन में काम आते हैं, लेकिन थर्ड ज़्यादा एक्टिव होता है, अधिक उसमें काम आता है। और साथ में जब ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो कहीं से शुरू होता है, तो जिस टुकड़े को हमें रेप्लिकेट करना होता है दैट पीस इज़ नोन एज रेप्लिकॉन। एनी पीस ऑफ डीएनए
which replicates as a single unit that known as replicon। और इसी रेप्लिकॉन में कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ से शुरू होगा रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद इन अ रेप्लिकॉन ऑलवेज अकर एट अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। टर्मिनाई, जहाँ पर ये रेप्लिकेशन खत्म होगा उस जगह को हम बोलते हैं टर्मिनस। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ये देखिए यहाँ पर आप पहले नीचे इसको देखिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस प्रकार से डीएनए का सूत्र था। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो ये सेपरेट हो गए। जब इसमें स्टार्ट होगा तो हमने कहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, तो एक सूत्र ऑलरेडी 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो 3 प्राइम के ऑपोजिट कौन सा लगेगा? 5 प्राइम पोजीशन। इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड वाला सूत्र है उसके बगल में से शुरू हो जाएगा दूसरा सूत्र बनना। अगर इधर लीडिंग, जो जिसे हमने लीडिंग कहा है, देखिए लीडिंग वो होगा जिसके साइड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम बिना किसी इंटरप्शन के चलेगा काम, उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जिसमें कि बिल्कुल कंटिन्यूअसली बनता है डीएनए। दूसरा, इधर आप राइट हैंड साइड पर देखिए, इस स्ट्रैंड में टुकड़ों में बनता है डीएनए। ऊपर से नीचे बन रहा है जहाँ पर, वहाँ टुकड़ों में बन रहा है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ऊपर से नीचे आ रहा है। इस स्ट्रैंड को जहाँ पर टुकड़ों में डीएनए बनता है हम उसे लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पर कंटिन्यूअस डीएनए बन रहा है वो कहलाता है लीडिंग, जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में बन रहा है, टुकड़े टुकड़ों में बनता है फिर जुड़ता है वो, उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और उसके ऑपोजिट जो टुकड़े बन रहे होते हैं इनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था इनको, इसीलिए इसका नाम हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो बनते हैं, बाद में फिर इनको लाइगेज नाम का जो एंजाइम होता है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, ग्लू का मतलब गोंद, तो ये आपको बाद में हम बताएंगे और साथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें। यहाँ आपको इतना ही याद रखना है कि जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं वो बाद में लाइगेज नाम के एंजाइम से जुड़ जाते हैं, जो कि ये गोंद का काम करता है। अब ये बहुत आसानी से हमने आपको कह दिया कि ये इधर से छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे और इधर से बड़ा बन जाएगा। ये कैसे शुरुआत होगी? इसकी शुरुआत करने के लिए देखिए डीएनए है ये, और सामने हम बोल रहे हैं कि डीएनए बन रहा है, लेकिन आरएनए प्राइमर्स देखिए ऊपर हमने लिख रखा है। डीएनए जब रेप्लिकेशन शुरू होता है तो ये आरएनए प्राइमर्स से शुरू होता है, इसके सामने आरएनए बनता है पहले। जो आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, शुरुआत में इसमें आरएनए प्राइमर्स लगते हैं और फिर वो कन्वर्ट होते हैं डीएनए में। जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में, बिफोर द एक्चुअल रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। यानी लीडिंग स्ट्रैंड हो या जो लैगिंग स्ट्रैंड है, इन दोनों के सामने छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े बनने शुरू होते हैं और फिर वो रिप्लेस होते हैं डीएनए के द्वारा। आरएनए के टुकड़े भी आप जानते हैं उसमें यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमिन जुड़ जाता है उसकी जगह, तो थोड़ा सा इसमें जो चेंज होता है, लेकिन रेप्लिकेशन की शुरुआत आरएनए प्राइमर से ही होती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर किसी, ये कैसे प्रूव किया गया कि अगर हम किसी भी प्रकार से किसी एंटीबायोटिक को यूज़ करके, जैसे रिफाम्पिसिन होती है, उसको अगर हम इस्तेमाल करके हम आरएनए की सिंथेसिस को रोक भी दें तो भी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता। जिसने इसको प्रूव कर दिया इस बात को कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होती है, या आरएनए पहले जुड़ता है और फिर वो आरएनए रिप्लेस किया जाता है और उसकी जगह डीएनए आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट उसमें क्लास में हम पढ़ेंगे आगे का।